इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वार्टर नंबर के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी के आने वाले टाइम में मंथ एंड में और ईयर एंड में क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के ओवरव्यू को देखते हैं तो मार्केट कैप 2,07,000 करोड़ का है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, ठीक है। करंट प्राइस 327, अगर हाई और लो की बात करें तो 199 लो और 363 हाई। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी को देखकर थोड़ा मन में डाउट आता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि कंपनी अपनी इक्विटी के ऊपर 1% का रिटर्न निकाल रही है। आगे के नंबर्स हमें डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ठीक है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी आती है अपने सेक्टर के अंदर। वहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करना शुरू कर चुकी है। ज़्यादा टाइम इसको लिस्ट हुए यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर देखिए क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्वार्टर के प्रॉफिट में जो वेरिएशन है वो -3% है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है 324, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर या पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर्स हमें लगभग 3% कम देखने को मिले। उसके बाद सेल हमें यहाँ पर बढ़ती दिखी है, परसेंटेज के वेरिएशन में देखें तो 46%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वार्टर के नंबर की बात करेंगे तो एक चीज़ को समझिए, हाल फिलहाल हमें इतना पता है कि मार्च 2024 के बाद से कंपनी का प्राइस लगातार गिर रहा था मार्च 2025 तक। उसके बाद एक बॉटम बनाया और वहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पर इन नंबर्स को देखिए, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिससे हमें लगे कि स्टॉक प्राइस नीचे गिरना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर मैं क्वार्टर नंबर की कंपैरिजन की बात करूँगा, सितंबर 23 सितंबर 24 के कंपैरिजन में देख लीजिए, दिसंबर 23 से दिसंबर 24 के नंबर देख लीजिए, मार्च 24 से मार्च 25 के नंबर के कंपैरिजन देख लीजिए, जून 24 से जून 25 के देख लीजिए। कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, चाहे फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या फिर आपकी सेल है, ठीक है। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि जो प्राइस है वो लगातार गिरता जा रहा था, ठीक है। उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में देखिए, अगर कंपनी का इक्विटी कैपिटल 2 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ हो जाता है, यानी कि इस टाइम फ्रेम में प्राइस ने काफ़ी बड़ा उछाल लिया होगा और कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही होगी, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि जब इस साल में इतना हो रहा है तो आगे वाले साल में और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये नंबर तो बाद में आए हैं और क्वार्टरली नंबर के बेस पे हमें दिख रहा है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा था? जब नंबर्स हमें सारे बढ़िया दिख रहे थे तो प्राइस नीचे क्यों गिर रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की बोरोविंग देखते हैं। यहाँ से तो इसने बोरोविंग भी नहीं की, तो यहाँ से तो और ज़्यादा प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें प्राइस नीचे जाता दिखा और यहाँ पर हमें बोरोविंग होती दिखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी के फिक्स एसेट लगभग स्टेबल ही है, सेम नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैश फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 36 -139 और -112, इसके कंपैरिजन में ये थोड़े सुधरे हैं, बट इनके कंपैरिजन में तो हमें काफ़ी नंबर नीचे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोरोविंग की, जो कंपनी ने बोरोविंग की क्या उसको रीपे किया है, तो यहाँ पर रीपेमेंट हमें नहीं होती दिख रही है, लेकिन प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोविंग हमें 3,968 करोड़ के हमें दिख रहे हैं, यानी कि कंपनी कहीं से बाहर से पैसा उठा रही है अपने काम को चालू रखने के लिए, या जो भी कंपनी के जो फ्यूचर टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए कंपनी बाहर से पैसा उठा रही है। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब इम्पोर्टेंट टर्म की बात करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्च 2024 से लेके मार्च 2025 ये टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम में इंस्टीट्यूशंस में अकेला FII हमें जो है बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग सेल करता दिखा। इसने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनाया जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरा। अदरवाइज़ कोई नंबर ऐसा नहीं देखने को मिला था जिससे हम ये समझ पाते कि प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है। किसको ट्रैप किया गया? इनको, ठीक है। कौन है ये? पब्लिक है। पब्लिक को ट्रैप किया गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक किया गया और जब प्राइस नीचे आ गया तो यहाँ पर आके क्या होगा, अब पब्लिक निकलेगी, लॉस में निकलेगी या कम प्रॉफिट में निकलेगी, और अब प्रॉफिट कौन बुक करेगा? इंस्टीट्यूशंस बुक करेगा। यहाँ पर आप इन नंबर्स को देख लीजिए, ठीक है। आप इन नंबर्स को देखिए, 46 के बाद 47.12, यानी कि प्रोमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं।
लेकिन FII 19.83 के बाद से लगातार यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रहा है। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप में अगर कोई इंस्टीट्यूशंस अपनी शेयर होल्डिंग लगभग 8% कम कर देता है तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट सेलिंग प्रेशर वहाँ पे बना देता है। बहुत ही बड़ा अमाउंट वहाँ पर सेल किया जा रहा है और मार्च 2025 के बाद से प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग दोबारा FII अपनी बढ़ा रहा है और ये देखिए पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझ में आ गया है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर अगर हम चलेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ अगर हम इनके ट्रैप में फंसेंगे तो वहाँ पर हमें लॉस के चांसेस हो जाएंगे। या तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने कि एक बार बाई किया टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सही बॉटम पे, जहाँ पर हमें बॉटम मिला, ठीक है, एवरेज प्राइस ढूंढा, ठीक है, उसके बाद और 5 से 10 साल के लिए उस स्टॉक को छोड़ दिया। या फिर अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर चलने में काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें हो जाता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की और समझते हैं कि क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मूविंग एवरेज 50 और 200, यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम वीकली लिया, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं, जो नंबर्स वो आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये प्राइस के साथ साथ मूव होता रहता है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। यहाँ पर ये कब मूव कम कर रहा है, जब ये 11 अगस्त की कैंडल बन रही है। ये हमें 12 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त ऐसे आगे के टारगेट्स नहीं समझा रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर आने वाले टाइम में ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाएगा तो ये लाइन इसके एकदम अंदर आ जाएगी। अगर यहाँ से एकदम हाई चला जाएगा तो ये लाइन इससे थोड़ी थोड़ी दूर होकर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्राइस को मार्क करके रखेंगे तो चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। बात करते हैं पिवट इंडिकेटर की। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ मैं, इंडिकेटर्स को सभी को हटा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में आपको टारगेट बताए उनको समझिए। यहाँ पर जो प्राइस था इसके बाद से जो प्राइस नीचे आया, ये जो जोन है ये आप देखिए, ये है अप्रैल 2024 मार्च के बाद का टाइम। उसके बाद से इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, यहाँ से इंस्टीट्यूशंस की बाई मार्च 2025 तक, उसके बाद से बाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर हमें समझाता है कि जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो कौन से पॉइंट पे सपोर्ट ले सकता है, और आपके सामने रिजल्ट है। ये जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो ये कैंडल है 6 जनवरी की, और इसने इंडिकेट किया कि प्राइस इन जगह पर सपोर्ट ले सकता है। और सपोर्ट लिया कब? मार्च, यानी कि 2 महीने पहले का इंडिकेशन है प्राइस कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। आगे के टारगेट बड़ी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिट्रेस। अब अगर प्राइस 329 को ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोजिंग होगी तो सीधा टारगेट 370 का रहेगा। इस चीज़ को आप समझिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस इंडिकेटर का यूज़ तो करके देखिए, अपने प्लेटफॉर्म पे लगा के तो देखिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम अगस्त लास्ट तक के टारगेट 352, अगर पर नीचे आता है तो S1 पे सपोर्ट 312, सपोर्ट हो गया 312 का, टारगेट हो गया 352। इससे पहले जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो समझ आया कि R1 पे रजिस्ट हो सकता है, ठीक है। R1 पे यहाँ पे भी रजिस्ट हुआ है, ठीक है। R1 को ब्रेकआउट नहीं किया तो वापस किस पे आया? पिवट लाइन पे, अब दोबारा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार यूज़ करके देखिए, ठीक है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आपको चीज़ें ज़रूर सिखा रहा हूँ। तो ये इस स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रहा। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, मुझे यकीन है। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।